एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन ए वर्क देन एक्चुअल रिक्वायर्ड टू वर्क। जब एक काम करने के लिए एक्चुअल से ज्यादा वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने देखा है एग्रीकल्चर में, जब भी एक फार्म में अगर रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 6 वर्कर्स की, 6 वर्कर्स की, अगर हम वहाँ पे ज्यादा 8 या 10 वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक सीजनल वर्क होता है। जब कोई एग्रीकल्चर के जो पर्सन होते हैं, जो काम रूरल एरिया में रहते हैं, वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उनको कहीं पे और काम नहीं करता तो मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपनी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन के घर के एक सारे मेंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो उस वजह से जो एक्स्ट्रा पर्सन, रिक्वायरमेंट कितने की है? 6 की, लेकिन एक्चुअल में काम कितने कर रहे हैं? 8 पर्सन। तो 2 पर्सन क्या है? फ्री है। ये जो 2 पर्सन की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखती नहीं है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये कौन सी हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। हमारी कितनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है? हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है। ये हमने प्लस में पढ़ चुके हैं। एक हमारी क्या होती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एक हमारी क्या होती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक हमारी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है? गवर्नमेंट में। जितने भी डिसीजन लेती है वो कौन लेता है? हमारी गवर्नमेंट लेती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें हमारे जो डिसीजन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंडर होती है, और जितने भी हमारे डिसीजन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केट फोर्सेस हमारे क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या अर्न करना होता है? हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ बोथ। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, उसमें हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं क्योंकि हम माइक्रोमिक्स को हमने पढ़ा है, लेकिन मीनिंग क्या है? बेसिक कंसेप्ट सेम है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई किसके अंडर है? मार्केट फोर्सेस के अंडर। और जो मार्केट फोर्सेस है वो किस इकोनॉमी के अंडर है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इट मींस ये हमारी किसका नॉर्मल फीचर होता है? हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का होता है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसमें हम जो भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी के साथ रिलेटेड सेंट्रल इश्यूज पढ़ते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे बैलेंस में लाते हैं, गवर्नमेंट बजट कैसा होता है, ये सारा का सारा हमारा किसके साथ रिलेटेड होता है? जीडीपी इंक्रीज करने के लिए। इट मीन्स हमारी इकोनॉमी को क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। तो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए हम सारा कुछ स्टडी करते हैं वो नॉर्मल फीचर हमारा कौन सा है? होता है ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डैश इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज गेट डिस्करेज्ड। हमारी किस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद गेट्स, मतलब ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, हमें उन्हें कम करना नहीं पड़ता। हमने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का जो कंडीशन को रेक्टिफिकेशन करने के लिए देखा था, वो एक्टिविटीज कौन टेक इनटू अकाउंट करते हैं? गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, थ्रू द फिजिकल मेजर्स और थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें अपने आप कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है? गेट, मतलब अपने आप डिस्करेज्ड होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी एक बिजनेस साइकिल में से निकलती है। सबसे ऊपर वाला पीरियड कौन सा होता है? हमारा बूम पीरियड। नीचे वाला पीरियड हमारा क्या होता है? डिप्रेशन पीरियड। और जब हम ऊपर जाते हैं, इट इज नोन्स टू बी द रिकवरी, वी कैन से इट नोन्स टू बी द रिकवरी। जब हम बिजनेस में क्या हो रहे होते हैं? रिकवरी कर रहे होते हैं। जब नीचे आ रहे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। जब हम डिफ्लेशन के तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात होती है? अगर बूम पीरियड है, मतलब हम किस में है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी, यहाँ पे सप्लाई भी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। अब डिप्रेशन का पीरियड मतलब सबसे डिपेस्ट पीरियड, जिसमें हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर हमें लॉस नहीं हो रहा है तो इट मीन्स डिमांड भी कम लोगों ने कर दी है। अगर डिमांड भी कम कर दी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मीन्स इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन में खुद ब खुद जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिस्करेज्ड हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है
व्हेन एपीएस इज नेगेटिव, जब हमारी एपीएस नेगेटिव होती है देन वैल्यू ऑफ एमपीएस आल्सो भी नेगेटिव, क्या एमपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी? इस क्वेश्चन को अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस का तो आप ले सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट वाइज तो आपको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी क्या है, हम वैल्यू निकाल के देखेंगे। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स रट्टा मार के चल जाते हैं, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, वो ना पेपर में याद रहता है ना कुछ रहता है। इसको हम छोटा सा करके देखते हैं। सपोज करो हमारी एपीएस कितनी है, एपीएस का फार्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। एक हम सपोज कर लेते हैं -30, अब एक सपोज कर लेते हैं -20। अब हमारी एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, चेंज। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, -20 -30, यही चेंज हो रही है ना, अपॉन इनकम का डिफरेंस है, सपोज कितना है हमारा 10 है, 150 ले लेते हैं। अब इस केस में माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा 10/50। इट मीन्स इस केस में हमने एपीएस क्या ली है, नेगेटिव, लेकिन इस केस में हमारी एनपीएस है नेगेटिव नहीं हो रही, तो ये सिचुएशन हमारी कंडीशन कौन सी है, फॉल्स है। कभी भी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉर्ट आउट करके देखो, ऐसे डायरेक्ट आर्बिट्ररी आंसर देने की बजाय। अब नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, इफ द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 4:1 देन मल्टीप्लाई गोज टू द 4, क्या मल्टीप्लाई 4 होगा? अब देखो इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं। मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एपीसी। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू इन्होंने क्या बोली है 4, तो हम यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4 - 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, प्लस इधर वाली साइड जाके क्या बन गया बेटा, हमारा क्या हो गया माइनस, ये क्या आ गया हमारा -3, तो एमपीसी कितना आ गया 3/4, 3/4 मीन्स इट गोज टू बी 0.75, तो इट मीन्स जब हमारा मल्टीप्लाई 4 है तो हमारा एमपीसी कितना है 0.75, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो चुकी है, फॉल्स। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एमपीएस को फोर सपोज करके भी कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैं इसको दूसरे वे से करूं, आंसर क्या आएगा हमारा सेम, मल्टीप्लाई हम फाइंड आउट करेंगे, एमपीसी हमारे पास कितना है 4, अगर हमारा एमपीसी 4 है, ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई -4 के ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस, हाँ 1 - 4x, क्योंकि ये रेशियो में गिवन है तो एक वेरिएबल में हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया x, तो ये क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 4k - 4k x इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा तो हम इसको इसी वे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए हमारी सबसे पहले असर्शन क्या है, 1/1 - 4, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, 1/1 - 4 तो ये आ गया 1/-3। अगर हम इस देखेंगे तो ये क्या इसमें किसमें आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव में, तो इसको हमने क्या बोला मल्टीप्लायर क्या आना चाहिए 4, लेकिन इस केस में हमारा मल्टीप्लायर क्या आ रहा है -3, तो नेगेटिव हमारा मल्टीप्लायर किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो स्टेटमेंट इस ढंग से भी हम प्रूफ करके देखेंगे तो क्या बन रही है हमारी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एमपीसी इज 0 तो मल्टीप्लायर भी क्या 0 होगा, देखिए जरा इसको एक मिनट इरेज कर दे, इसको सॉर्ट आउट करके देखिए कितना बन रहा है। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 - 1 - 0, हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या गया 1/1, ये क्या 1, मतलब यह स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई फॉल्स। अब एपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, क्या एपीएस की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भी, जब स्टार्टिंग में हमारी जो कंजम्पशन ज़्यादा होती है हमारी इनकम से, जब भी हमने डायग्राम बनाया तो इस टाइम पे हमारी सेविंग क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव पार्ट से हम डिनोट करते हैं। जब सेविंग नेगेटिव होती है तो हमारी एपीएस का फार्मूला क्या होता है S/Y, तो इस केस में हमारी सेविंग क्या हो जाएगी नेगेटिव, इट मीन्स ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाती है फॉल्स। बोथ assertion एंड रीजनिंग आर गोज टू बी द फॉल्स। नेक्स्ट है इफ सी फंक्शन, इफ मतलब ये कंडीशन लगाती कंसाइड एट 45 डिग्री एंगल, अगर अभी तक तो कंजम्पशन कर्व कभी भी हमारे 45 डिग्री के एंगल से नहीं बनती, वो हमेशा वाई एक्सेस से ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब इनकम 0 होती है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। अब 45 डिग्री के एंगल पे हम क्या इसको बनाते हैं एएस कर्व को, जो आइडेंटिकल क्या होती है 45 डिग्री के एंगल। अब इसका रीजन क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या है आइडेंटिकल है। हाफ एरिया किसको शो कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को, हाफ एरिया किसको शो कर रहा है, हमारी इनकम को। इट मीन्स जितनी चेंज हमारी इनकम में आएगी सेम प्रपोर्शन से हमारा क्या इंक्रीमेंट होगा हमारी एग्रीगेट सप्लाई का।
ये ऑलरेडी हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व में पढ़ चुके हैं। तो ने और ये बोला है इफ कंजम्पशन फंक्शन, अगर हमारी एस की जगह यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो जाए, कंजम्पशन फंक्शन, देन सी इज इक्वल टू पॉइंट वाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंसाइड करेंगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी, जैसे एग्रीगेट सप्लाई और वाई। ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं, ये एक कंडीशन बनाई है, तो ये हमारी क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट है इन दिस केस भी जितना चेंज हमारी कंजम्पशन में आएगा उतना ही चेंज हमारी इनकम में आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी क्योंकि बिल्कुल सही है, क्यों सही होंगे, क्योंकि दोनों में चेंज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इट मींस बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि क्यों इक्वल है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन का एक डोंट गेट कंफ्यूज, बस अपना डायग्राम बनाओ, मेन कंसेप्ट लगाओ, अपना फार्मूला लगाओ और आंसर आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर द टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल सही है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा एपीसी, एक होता है हमारा एमपीसी। ये ऑलरेडी हम कंजम्पशन फंक्शन में कर चुके हैं। अब मतलब ये हमारा क्या बन गया, ट्रू, वी हैव राइट डाउन इट ट्रू। नेक्स्ट है देयर शुड बी केयरफुली डिस्टिंक्शन, हमें इस चीज में डिफरेंस करना जरूरी है। दे आर सेम इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये सेम है बट डिफरेंट इन अदर, ये क्या बात बनी, कुछ केस में ये सेम है, कुछ केस में ये अलग है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, किस केस में ये दोनों सेम है, क्योंकि जो एपीसी और एमपीसी है ये दोनों किस चीज का रिलेशनशिप बताते हैं, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम का। इन दोनों में ही रिलेशनशिप किसका शो होता है, कंजम्पशन एंड इनकम। इन दोनों का बेस कहीं पे जाके मिलता है, कंजम्पशन और इनकम पे। अब एपीसी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई, एमपीसी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। मींस अगर हमने कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करनी है तो इन दोनों का होना जरूरी होता है। सेकंड, बट डिफरेंट इन अदर, यस ये दोनों डिफरेंट भी है, क्यों, इन दोनों का फार्मूला अलग है। कैसे अलग है, एपीसी का फार्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, लेकिन एमपीसी का फार्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मींस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इस चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे फर्स्ट इंस्टेंस में देखते हैं तो इनको क्या लिख देते हैं, फॉल्स, हाँ ट्रू लिख देते, फॉल्स लिख देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये सेम कैसे हो, क्योंकि इनका जो बनाने वाला बेस है वो क्या है, सेम। अब बेस कौन सा है हमारा, कंजम्पशन और इनकम, क्योंकि ये कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम का। तो मींस ये क्या हमारी ट्रू, तभी ये हमारे दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। मींस assertion as well as reasoning is true and assertion is the correct explanation of हमारी reasoning। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस फर्म डिजायर टू सेव फॉर डेप्रिसिएशन इन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्कुल सही। जब हमने चैप्टर किया था बेसिक कंसेप्ट्स, उसमें हमने ये देखा था कि जो फर्म्स होती हैं, जो इकोनॉमी होती है, वो हर साल डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करके रखती हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन को टैकल करने के लिए रखती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आफ्टर सम ईयर, कुछ साल के बाद, टू रिप्लेस द प्लांट एंड मशीनरी, जब हमारी प्लांट मशीनरी बिल्कुल खराब हो जाती है, जब उसको हमने रिप्लेस करना होता है। इफ द पार्ट ऑफ करंट इनकम इज नॉट सेव्ड, अगर हमने इनकम का कुछ पार्ट सेव नहीं किया होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस दैन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि एक इकट्ठा अमाउंट निकालना बिजनेस में से मुश्किल हो जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं लॉस के, कि इतनी कितनी अमाउंट से हमारी डिटोरेट हो रही है वैल्यू, अगर फ्यूचर में जाके हमें नई खरीदनी है या रिप्लेस करनी है तो क्या होगा, पैसा हमने अलग से निकाला हुआ है, उसको यूज करो और यूटिलाइज करो। वैसे भी जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के उनको फाइनल अकाउंट्स में पता होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसको हम चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन को। वैसे भी ये बात हमें बेसिक कंपोनेंट्स और उसमें बताई हुई है कि एक डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं टू रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी। मींस ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। assertion as well as reasoning is true as well as the correct expression of it। नेक्स्ट है इन द एक्सेस डिमांड, जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बिल्कुल ठीक। जब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment condition, मीन जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऑलरेडी जितने भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, इकोनॉमी में सारे लोगों को काम मिल चुका है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं की जा सकती, बिल्कुल ठीक है। कि अगर
वो नहीं इंक्रीज कर जाती, एक्सेस टेबल इंक्रीजेज द रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो सकती तो इट मीन्स अब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई क्या है, कम। अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसेस विल गोज टू बी द हाई, इट मींस ये बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि इसकी अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो इट मींस हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। मींस टू बोथ क्या है, ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ डे एडी इज ग्रेटर देन एएस। अब हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पढ़ी थी, हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन एडी इज इक्वल टू एएस, दूसरी थी एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस, वो वाली कंडीशन। इसमें ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की है। जब एक एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो इट मीन्स सप्लाई कम है। अगर सप्लाई कम है तो जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो क्या है, कम है, वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो एटलीस्ट क्या किया जाएगा, फर्म क्या करेगी, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी अल्टीमेट एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी अल्टीमेटली हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इनकम इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, इनकम हमारी अल्टीमेटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड विल रिड्यूस द प्लांट इन्वेंट्री, हाँ जी प्लांट इन्वेंट्री बिल्कुल रिड्यूस हो रही है। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, लेकिन इसके साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट नहीं इंक्रीज हो रही, हमारी क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम के इंक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, फर्दर एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन कहाँ पे होती है, जब हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में होती है, डेफिसिट की, एक्सेस डेफिसिट में होती है। मतलब यहाँ पे क्या था, एक्सेस डिमांड, यहाँ पे क्या होता है, डेफिसिट डिमांड, सॉरी यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है, डेफिसिट डिमांड। जब डेफिसिट डिमांड को रेक्टिफिकेशन करना होता है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है और हमारी आउटपुट भी इंक्रीज होती है। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉइंट एट विच कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री एंगल। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बता दिया 45 डिग्री लाइन। अब 45 डिग्री की लाइन कौन सी होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई। डोंट गेट कंफ्यूज, उसका बेसिक पीछे कंसेप्ट देखो। 45 डिग्री लाइन कौन सी होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई। हम देखते हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनती है, ऐसे बनती है। और यहाँ पे कौन सी जाती है, हमारी कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इस केस में हमारी एपीएस क्या होती है, जीरो होती है, बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। और इस पॉइंट में हमारी सेविंग क्या होती है, जीरो होती है। सेविंग का फार्मूला क्या होता है, एपी हमारी एपीएस का फार्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। अगर ये जीरो तो नेट इफेक्ट हमारी इनकम भी क्या हो, हमारी एपीएस भी क्या होगी, जीरो। एट दिस पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई, रीजन क्या है, बिल्कुल सही है, सी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और हमारी सेविंग कितनी है, जीरो है। मींस बोथ स्टेटमेंट आर नोन्स टू बी द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नहीं जी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है हमारी इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होती है, जो पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। वॉलंटरी क्या, इच्छा से, जो पर्सन काम करने के लिए, जिन बंदों को काम मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारा क्या है, जीरो। ये हमारी क्या होती है, फॉल्स। और इन अदर वर्ड्स इसको हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल एम्प्लॉयमेंट के अंडर वॉलंटरी के अंदर अंदर कौन सी आ जाती है, एक फ्रिक्शनल, एक हमारी कौन जाती है, स्ट्रक्चरल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है, ड्यू टू चेंज ऑफ द जॉब, एक जॉब, एक जगह जॉब से दूसरी जगह हम जॉब पे जब मूव करते हैं। और स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ड्यू टू चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी की चेंज वजह से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स, लेकिन रीजनिंग हमारी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एपीएस कैन नेवर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। एपीएस कभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होता। अब हमारी एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एस अपॉन पाई। मतलब इनकम का कितना पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं।
बी, अगर हमारी सेविंग ये जो हमारी एपीएस है अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो मीन सारी की सारी पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेव करते हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट क्या किया जाए, कंजम्पशन किया जाता है और कुछ पार्ट क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। अगर बंदा सारा सेव करेगा तो कंज्यूम क्या करेगा, अगर कंज्यूम नहीं करेगा तो वो अपना लिवलीहुड कहाँ पे चलाएगा। तो इट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब सेविंग किससे ज्यादा हो, इनकम से ज्यादा हो। नीचे वाला पार्ट अगर कम होगा, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होगा, तभी तो ये ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर यहाँ पे कंजम्पशन होता तो ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन सी अपन पवाई है इन द इनिशियल स्टेट, सी हमेशा किससे ज्यादा होती है, इनकम से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, एपीसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, फॉल्स। हमारी कंजम्पशन स्टार्टिंग में जब एकदम से पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, स्टार्टिंग में जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मैं अपनी जितनी भी नीड्स रहती हैं अनयूटिलाइज सबसे पहले उसको पूरी करूंगी। लेकिन एक पॉइंट जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो पर्सन कंजम्पशन क्या कर देता है, उसकी स्टेबलाइज हो जाती है, मीन्स वो कम होनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स एवरेज कंजम्पशन डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। इट मीन्स ये दोनों हमारी क्या बन जाती हैं, यहाँ पे नेवर है तो ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एमपीसी ऑफ पुअर इज रिच देन ग्रेटर देन रिच, बिल्कुल ठीक है। रिच पर्सन ऑलरेडी वो अपने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, अभी हम कर के हटे हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, जब हम सैचुरेशन पॉइंट अचीव करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमारी कंजम्पशन क्या होती है, स्टेबल हो जाती है, वो इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज नहीं होती। तो इट मीन्स ये क्या है, पुअर जब हमारी एकदम से इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी एमपीसी क्या होगी, ग्रेटर होगी। एमपीसी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, यही तो हम ऊपर कंसेप्ट समझ गए हैं कि जो हमारी एमपीसी होती है वो इनकम के इंक्रीज के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों में कौन सा रिलेशनशिप बन जाता है, नेगेटिव। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के इस टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। इसके साथ इसी चैप्टर के हमारे असर्शन रीजनिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल मूव टुवर्ड्स द 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।